हेलो दोस्तों, अंशिका एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और मैं पार्ट ऑफ स्पीच का नेक्स्ट भाग बताने जा रहा हूँ। एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। तो ढंग से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जो 12वीं में सिंथेसिस चैप्टर है उसमें जो हम तीन प्रकार के सेंटेंस को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं, ठीक ना। और इसका प्रयोग इसके अलावा भी बहुत जगह होता है, एग्जामों में, कंपटीशन एग्जामों में हर जगह पूछा जाता है ये, ठीक है। ये बताते ही है कि पार्ट ऑफ स्पीच अपने आप में एक महान होता है ये, ठीक है। तो देखिए, जो ये एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण है, तो जो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जोड़ते हैं तो इसके 9 यानी कि एडवर्ब ऑफ जो ये एडवर्ब है इसके 9 पार्ट होते हैं। 9 का काम लगता है, यानी कि 9 के अकॉर्डिंग हम वाक्य को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे ये, और बहुत हार्ड भी नहीं होता है, बहुत इजी है। और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा एडवर्ब समझा दें। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चों के पास पहुँचे, ठीक है। मैं बेटर से बेटर करना चाहूँगा आपके लिए। तो देखिए इसमें एडवर्ब, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होती है, तो देखिए यहाँ पर तो लिखा है कि क्रिया अविशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाला। तो हम कहते हैं कि ठीक है, ये क्रिया विशेषण लिखा हुआ है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन आपको मैं आज बता दूं कि पार्ट ऑफ स्पीच कितना होता है, 8। कितना होता है जी, 8। तो नाउन और प्रनाउन को छोड़कर जो अन्य सभी पार्ट ऑफ स्पीच को, स्पीच की, ठीक ना, विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहा जाता है। यानी कि नाउन प्रनाउन को छोड़ने के बाद क्या आता है हमारा, एडजेक्टिव आता है, वर्ब आता है, एडवर्ब आता है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब की विशेषता बताइए, खुद की भी विशेषता बताता है, ठीक है। तो यानी कि हम सिंपल से भाषा में कह सकते हैं कि वह शब्द जो पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन और प्रनाउन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट ऑफ स्पीच का, ठीक है, विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। अब इसके नाम से ही मत कह दीजिएगा कि क्रिया की केवल विशेषता, नहीं, क्रिया की नहीं है, सब कुछ का विशेषता बताता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, स्लोली, ब्यूटीफुली, टू, सो, डेट, टू, डेयर, देयर, हेयर, ये सारा इसमें आता है, ठीक ना, etc। अब एग्जाम्पल हम समझते हैं उसके तरीका से, एक वाक्य को लेकर। तो देखिए कह रहे ना कि ही टॉक्स, वह बात करता है, फ्रैंकली। देखिए यहाँ पर ये क्रिया है, क्या करता है वो जी, बात करता है। फ्रैंकली यहाँ पर दिया है, फ्रैंकली मतलब क्या होता है, एकदम बिल्कुल बिना धड़क, बिनी धड़क, यानी कि जो सामने है उनसे हमें बात करना है। जैसे कि हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में हमें फ्रैंक होना चाहिए। अगर बिना फ्रैंक के रहेंगे हम लोग तो वहाँ पर हमें क्या करता है, एग्जामिनर्स हमको फेल करता है। लेकिन अगर हम फ्रैंकली किसी भी प्रश्न का उत्तर देते हैं धड़ाधड़, यानी कि हमको गलत भी नहीं भी आता है, फिर भी हम धड़ाधड़ बोलते हैं कि सर ये नहीं मालूम है, चाहिए आता है, ये बता दिया, तो आप क्वालिफाइड में जाएंगे, ठीक है। अब उसी प्रकार से देख लीजिए, सी राइट्स, वह लिखती है, कैसा, क्लियरली, यानी कि साफ साफ। तो यहाँ पर भी हमारा ये एडवर्ब हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अगला देखिए जाएगा, द वेदर इज टू हॉट। यहाँ पर देख लीजिए कि जो मौसम है वो बहुत, ये हॉट है, ये अब देख लीजिए यहाँ पर ये हॉट भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है ना। हॉट क्या है जी, एडजेक्टिव है। अब देख लीजिए यहाँ पर एडजेक्टिव का ये विशेषता टू बता रहा है। टू यहाँ पर क्या हो गया आपका, एडवर्ब। टू यहाँ पर क्या हो गया, एडवर्ब। समझ में आ गया ना कि ये केवल क्रिया की विशेषता नहीं बताता है, ये नाउन और प्रनाउन को छोड़कर सबकी विशेषता बताता है, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यानी कि अब यह एडवर्ब था, अब इसके प्रकार कि कितने प्रकार के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग, यानी कि अर्थ के अनुसार, यानी कि एडवर्ब के अर्थ के अनुसार, देयर आर 9 टाइप्स, ये 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। देखिए पहला, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण, माने कि ये देख लीजिए कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। दूसरा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तिवाचक। एडवर्ब ऑफ पैलेस, स्थानवाचक। एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, परिणामवाचक। एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीकावाचक यानी कि रीतिवाचक। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, यानी कि यह स्वीकारात्मक या नकारात्मक विशेषता को बताता है। एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक क्रिया विशेषण। अगला है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक विशेषण। और अगला है रिलेटिव एडवर्ब, यानी कि संबंधवाचक विशेषण।
माने ये इसी प्रकार से ये 9 प्रकार का होता है और इन 9 का प्रयोग बहुत जगह होता है, वाक्य को जोड़ने में भी किया जाता है। अभी बताया था सिंथेसिस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये आता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि पहला पे चलते हैं हम कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। यहां से देखिए ये पहला वाला, ठीक ना, एडवर्ब ऑफ ये टाइम वाला। तो देखिए इस टाइम कह रहे कि जिस वर्ब से, यानी कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने का समय का बोध होता है, ठीक ना, जिस शब्द से किसी के कार्य के होने का समय का बोध होता है उसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे अगर कोई कार्य टुडे हुआ, जैसे आज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि राम विल कम टुडे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यानी कि राम द्वारा आने का कार्य किया जा रहा है ना जी, कब किया जा रहा है, तो टुडे, यानी कि देख लीजिए टुडे कब किया जा रहा है जी, टुडे, यानी कि आज किया जा रहा है। तो यहां पर आज हमारा क्या करा रहा है, टाइम का बोध करा रहा है। क्या करा रहा है, टाइम का बोध। तो देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे ही वाक्य दिए रहते हैं, उसमें से पूछ देता है कि बताइए इसमें से कौन सा वर्ड एडवर्ब ऑफ टाइम है या एडवर्ब ही है। देख लो ये तो एडवर्ब ऑफ टाइम इसी के अंतर्गत है ना। केवल ये भी पूछ सकता है कि इस वाक्य में आप एडवर्ब बताइए। कैसे बताएंगे, तो जब हमें जानकारी होगा कि ये टुडे हमारा क्या है, टाइम का बोध करा रहा है इसमें कि राम आज आएगा, तो ये क्रिया हो रही है, कब हो रही है, आज के दिन, ठीक ना। तो यहाँ पर टुडे हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे भी देख लीजिएगा, आगे भी देख लीजिए, आगे टुमारो वाला भी हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि यू विल कम टुमारो, यानी कि यानी कि आप कल आओगे। तो आपके आने का क्रिया का क्या हो गया, कल हो गया ना। तो ये भी हमें क्या करा रहा है, टाइम का बोध करा रहा है। तो देख लीजिए इसमें समझना हमें क्या कि किस एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे, कि जो किसी क्रिया के होने के समय का बोध कराता हो, यानी कि उसके समय को बताता है कि कब आते हैं कब नहीं, यानी कि वह क्रिया कब हो रही है, किस दिन हो रही है, इस तरह का। ठीक है, अब अगला होता है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये दूसरा देख लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी माने आवृत्तिवाचक, आवृत्ति माने कि बार बार। जैसे हम कह सकते हैं सिंपल सा कि कोई क्रिया कितनी बार होती है। जैसे हम कह सकते हैं ना कि आप रोज स्कूल जाते हैं। अब देखिए रोज वाली क्रिया, यानी कि रोज माने क्या हो गया कि आप रोज जाते हैं ना। तो ये ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखते हैं इसमें दूसरा आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा कि मतलब कि कोई, इससे क्या होता है कि वह शब्द जिससे किसी क्रिया के होने के, माने कि वो क्रिया कब होती है, कितनी बार होती है, ये होने का बोध होता है, उसे हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं ना कि राम आई विल गो अ डेली, यानी कि राम गो टू डेली, यानी कि राम रोज जाता है। राम क्या करता है जी, रोज जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा यहां पर हम करेंगे सी रिस्पेक्ट, सॉरी ही रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर ऑलवेज। तो यहां पर देखते हैं, ठीक ना, कि ही रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स ऑलवेज, वह अपने बड़ों का सम्मान सदैव करता है। नहीं सदैव क्या हो गई कि जब भी उसके सामने बड़े लोग आते होंगे वो उनका रिस्पेक्ट करता है। यानी कि यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, ऑलवेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑलवेज हो जाएगी। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, एक और देते हैं हम एग्जाम्पल कि सी गोज टू स्कूल रेगुलरली। यहां पर देखिए कहना कि वह स्कूल रोज जाती है ना। वह रेगुलरली मतलब क्या होता है कि रोजाना, वह रोज जाती है। स्कूल कब जाती है जी, रोज जाती है। तो इसकी क्रिया
क्या होती है, बार बार हो रहा है कि वो रोजाना जाती है, रोजाना। तो यहां पर हमारा रेगुलरली जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जहां भी ना समझ में आए वीडियो को पॉज करके देखिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि सबके पास ये नॉलेज पहुंचे। ठीक है, तो देख लीजिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैंने जो किसी क्रिया के होने के बारे में बताता है कि वो क्रिया कितनी बार होती है। ठीक ना, तो फ्रीक्वेंसी में मतलब होता है आवृत्ति वाचक। नेक्स्ट अगला दिया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये देखिए प्लेस से ही हो गया स्थान, माने कि प्लेस से ही क्या हो गया, स्थान। एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो ध्यान दीजिएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी क्या, स्थान। करे कि वह शब्द जो किसी क्रिया के होने के स्थान का बोध कराता है, माने कि जो शब्द किसी क्रिया के यानी कि कोई कार्य हो रहा है तो वो किस स्थान पे हो रहा है, ठीक ना, इस शब्द माने जो शब्द इसका बोध कराएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो सिंपल से भाषा में हम कह सकते हैं कि जो शब्द किसी क्रिया के होने के स्थान का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर आप सबको इसका डिफिनेशन लिखना है तो वीडियो को पॉज करके सुन के लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए हम कैसे चलते हैं। अब इसमें प्लेस का बोध होता है आपका, तो जैसे हम कह सकते हैं ना कि हेयर आर टू बॉयज, हेयर आर, चाहे हेयर आर टू बॉयज कम। अब देख लीजिए कि हेयर आर टू बॉयज कम, माने कि दो बच्चे यहां आ रहे हैं यहां, तो यहां एक जगह का बोध हो जाता है। क्या हो जाता है जी, स्थान का बोध हो गया। तो यहां पर हेयर हमारा क्या हो जाएगा, प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी के अंतर्गत देयर भी आ जाएगा कि राम गोइंग देयर, राम वहां जाता है। तो देखिए वहां भी क्या हो गया, एक स्थान का मतलब होगा, वहां माने कि वहां किसी स्थान का बोध हो गया। तो हेयर और देयर ये सारे क्या होते हैं, हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं अगला। अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो समझना, अप डाउन यानी कि इसमें और भी चीजें आ सकती हैं। अप माने कि ऊपर, वो भी स्थान का बोध हो रहा है। डाउन माने कि नीचे, माने कि जहां भी स्थान का बोध कराया जाए। तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। और ये एडवर्ब में किसके हिस्से होते हैं, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस के, जो स्थान का बोध कराते हैं। ठीक है, अब अगला आपका दिया है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो देख लीजिए क्वांटिटी यानी कि परिणाम वाचक, यानी कि जो चौथा है हमारा 4 नंबर, क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कि परिणाम वाचक, यानी कि वह शब्द जो किसी क्रिया या किसी कार्य के संपादन के परिणाम को बताता है, ठीक ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। ठीक है, जैसे मच हो गया, हाउ मच, जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये चौथा है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री के लिए। देख लीजिए जैसे हाउ मच होता है ना कि कितना ना जी, हाउ मच कितना, कैसे। ठीक है, तो ये सारे शब्द किस में आते हैं, इसी में आते हैं। देखिए आगे देख लीजिएगा, कहा जाएगा कि द टी इज रेदर हार्ड। ठीक ना, इसमें एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, द टी इज रेदर हॉट, यहां पर हमको समझना है। ठीक ना जी, करे कि जो काफी है वो बहुत हार्ड है, इसमें हम कह सकते हैं ना कि कितना हार्ड। कितना हार्ड माने कि यहाँ पर आ रहा है ना, इससे मैं प्रश्न अगर करें रेदर हार्ड की बहुत हार्ड है, तो यहाँ पर आ रहा है कि कितना हार्ड है, यानी कि कितना गर्म है। तो यहाँ पर जब ये हाउ मच करें तो परिणाम के रूप में ये बता रहा है। ठीक ना, किसके रूप में बता रहा है कि कितना हार्ड है, माने कि काटाना। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउ मच में निकलेगा तो रेदर हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी के रूप में आ जाएगा। अगला देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें और भी एग्जांपल्स आते हैं, टू भी हो जाता है, यानी कि टू जो दिया है यहाँ पर, टू हार्ट। इधर कहीं एग्जांपल एक मैं दिया था, नहीं दिया हूँ, यहाँ दिया हूँ। ठीक ना, देख लीजिए टू हार्ट, यहाँ पर भी क्वांटिटी में बता रहा हूँ बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक ना, तो ये भी एग्जाम्पल आपका किसका हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री या
क्वांटिटी का हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी का हो जाएगा। ठीक है, अब अगला चलते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि 5 नंबर। कितना नंबर जी? 5 नंबर। क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो देखिए सिंपल सा मैनर माने तौर तरीका ना, तो सिंपल सा अगर मैनर माने तौर तरीका, तो इसका भी एग्जांपल्स या थ्योरी आप लिख सकते हो कि जिस शब्द से किसी क्रिया के होने के तौर तरीका, क्या तौर तरीका का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं जी? एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, अब देखिए करेंगे सी राइट्स ब्यूटीफुली। इधर कहीं दिए थे क्या एग्जाम्पल? नहीं दिए हैं, चलिए दिए हैं। यहां पर दिया ना कि सी राइट्स क्लियरली, सी राइट्स क्लियरली, माने कि वह क्या कर रहा है कि वह साफ साफ लिखता है। देखिए इसका लिखने का कार्य, यानी कि यहां पर ये लिखने का कार्य हो रहा है। किसका हो रहा है जी? लिखने का कार्य हो रहा है कि सी राइट्स, लेकिन कैसे लिख रही है भाई? क्लियरली। तो यहां पर देख लीजिए सी राइट्स क्लियरली। ठीक है, आगे भी देख लीजिएगा, इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं कि द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, साउंडली, यहां ध्यान दीजिएगा, द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली। तो यहां पर देखिए, यहां पर कह रहा है ना कि लड़का सोया है। क्या किया है? लड़का सोया है। कैसे? साउंडली, साउंडली माने गहरी नींद में। कैसे जी? गहरी नींद में। कैसे सोया है जी? गहरी नींद में। तो यहां पर देख लीजिए उस लड़के का सोने का तरीका क्या है कि वह सोया है, लेकिन कैसे? गहरी नींद में। तो ये साउंडली आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, समझते रहिएगा। देखिए, और इन सब का एग्जाम्पल, यानी कि आपके पास अगर बुक हो, एक्सरसाइज हो, नहीं तो मैं बाद में एक्सरसाइज भी कराऊंगा। ये पार्ट ऑफ स्पीच जब पूरा खत्म होती है तो पूरा मैराथन कराऊंगा इसका एक्सरसाइज का। ठीक है, तो आप उसमें एग्जाम्पल कीजिएगा। अभी भी अगर आपके पास बुक है तो आप लोग एक्सरसाइज लगाइए। जहां भी नहीं समझ में आता है वीडियो कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसको समझाऊं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। इसको समझा जाए थोड़ा सा कि ये क्या है। तो देख लीजिए, स्वीकारात्मक या नकारात्मक, स्वीकारात्मक या नकारात्मक, यानी कि जब किसी शब्द से, ठीक ना, विशेषता बताते हुए हमें शब्द से नकारात्मक या सकारात्मक का बोध होता है, वहां पर जो शब्द यूज किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। अगर माने स्वीकारात्मक हो तो अफर्मेशन और नकारात्मक हो तो निगेशन। ये दोनों अलग अलग तरीके से आते हैं। जैसे आर यू वेल, जैसे इसमें 6 नंबर में देख लीजिएगा, ये अफर्मेशन एंड निगेशन में 6 नंबर में अब हम कह सकते हैं कि आर यू वेल, क्या आप अच्छे हो? क्या आप अच्छे हो? तो अगर आपके पास से जवाब आता है यस, क्या आता है जी? यस, कि हाँ मैं अच्छा हूं। यस आई एम, मैं अच्छा हूं। तो यस आ गया, तो यही हमारा क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ठीक है, अगर इसी का जवाब निगेटिव में आता कि नो आई एम नॉट गुड, अगर यहीं पे इसका जवाब क्या आ जाता कि नो आई एम नॉट, तो देख लीजिए नॉट गुड, मैं अच्छा नहीं हूं, तो यहां पर ये नो शब्द जो क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ निगेशन हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ निगेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ निगेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? एडवर्ब ऑफ निगेशन हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ रीजन। ये एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, आप जो कोशिश करेंगे हम आपको समझाने के लिए। अगर हमारा वीडियो या हमारा पढ़ाई हुआ आपको ज़्यादा समझ में आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट 7 नंबर, देखिए वीडियोस बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक कोई नहीं ठोक रहा है। लाइक तो बनता है ना। चलिए देखते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक
तो यहाँ से देखिए कारण का, यानी कि जब किसी क्रिया के होने का कारण का पता चलता है जिस शब्द से, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन। यानी कि जब किसी क्रिया के होने का कारण का पता चले, किसी क्रिया के होने का कारण का, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, तो देख लीजिएगा कि ऐसे कहा जा सकता है ना कि ही, जैसे किसी क्रिया का पता चल रहा है कि आप किसी दोस्त से मिलने गए और पता चला है कि आप गए और वो मिला भी नहीं, तो कारण हो सकता है ना कि वह गांव में था नहीं या होगा नहीं, तो ऐसे शब्द। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एडवर्ब ऑफ रीजन। जैसे कि ही हैड लेफ्ट, ही लेफ्ट हिज विलेज, हिज विलेज, एग्जाम्पल देखा जाए। ठीक है, ही लेफ्ट हिज विलेज, हेंस, इसी में देखते हैं इसी वाक्य के लिए, हेंस आई एम, आई, हेंस ही नॉट मीट मी, मीट मी, यानी कहा जा सकता है कि ही लेफ्ट हिज विलेज, उसने अपने गांव को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। हेंस ही नॉट मीट मी, इसलिए वो मुझसे क्या नहीं हुआ, मिला नहीं, मिला, अतः वह मुझसे नहीं मिला। तो देखिए यहाँ पर हेंस दिया है ना कारण, क्या कारण था उसका, वो गांव छोड़ दिया था, इसलिए वो मुझसे क्या नहीं हुआ, नहीं मिला। तो यहाँ पर जो हमारा हेंस शब्द है ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ रीजन, यही क्या हो जाएगा, कारण का बोध करा रहा है। इसी तरह से हेंस, देंस, इसमें आता है शब्द, ये सारे किस में आते हैं जी, एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी कि कारणवाचक एडवर्ब में आते हैं। ठीक है, दस भी आता है, सो भी आता है, देयरफॉर भी आ जाता है, माने इसके अंतर्गत बहुत सारे हैं। देख लीजिए कि यद्यपि, कभी कभी आप लोग पढ़े होंगे किताब में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है यद्यपि, यानी कि सो, दस, सो, देयरफॉर एप्लीकेशन में जिसका यूज होता है, तो जो ये एप्लीकेशन में देयरफॉर यूज होता है, यहीं अगर कोई पूछ दे कि देयरफॉर क्या है तो क्या बताएंगे कि एडवर्ब है। और कौन सा एडवर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ रीजन, क्योंकि यहाँ पर कारण आप देते हो कि हाँ कि देयरफॉर आप हमको छुट्टी दीजिए, चाहे जो भी कीजिए, ये देते हैं ना आप। सो भी होता है कि अगला देखिए कि कहा जा सकता है ना कि आई एम विल, आई एम विल, सो आई एम, सो ना आई कैन नॉट गो टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सका, ये हो सकता है ना। तो इसमें सो जो शब्द होगा हमारा वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ रीजन। तो ये सारे एडवर्ब ऑफ रीजन के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, अब इसमें हम 8 नंबर देखते हैं। क्या 8 नंबर देख लिया जाए। 8 नंबर में क्या है, इंट्रोगेटिव, क्या है जी, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है थोड़ा सा समझ लिया जाए। तो देखिए सब लोग जानते हैं कि प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है ना जी। तो सिंपल सा कहा जा सकता है कि जब प्रश्न पूछते हुए कोई कार्य के बारे में पूछा जाए कि ये कार्य तुम कितनी बार करते हो, कितनी बार खाते हो, यानी कि इस प्रकार से, तो ये हमारा क्या कहलाता है, मतलब विशेषता के रूप में ही। ठीक है, तो यही हमारा कहलाता है क्या कि एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव। जैसे एग्जांपल्स देखा जाए कि क्या होता है कि व्हेन डू यू गो टू स्कूल। देखिए यहाँ पर कहा जा सकता है 8वां में हम एग्जांपल लें कि व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि व्हेन डू यू गो टू स्कूल, यानी कि स्कूल आप कब जाते हो। ठीक है जी, क्या करते हो, कब जाते हो। तो जब इस प्रकार से इसका प्रयोग हो तो ये हमारा क्या कहलाता है, एडवर्ब। और किसके अंतर्गत, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब के अंतर्गत। किसके अंतर्गत जी, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब के अंतर्गत। अब अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा लाइक किया कीजिए, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिए तभी जाके मजा आएगा। ठीक है, अब लास्ट है आपका रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, तो देखिए रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है कि ये किसी न किसी वर्ब से पहले आता है और इसको मॉडिफाई करता है और उस वाक्य में अन्य शब्दों से इसका क्या करता है, संबंध को जोड़ता है। तो ये हमारा शब्द क्या कहलाता है, रिलेटिव एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है जी, रिलेटिव एडवर्ब। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिस इज दैट फील्ड वेयर आई प्ले। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं रिलेटिव एडजेक्टिव को। ठीक है, एडवर्ब को, रिलेटिव एडवर्ब।
जो हमारा है इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया जाए। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होता है तो देख लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं संबंध बताता है, किसी कार्य का संबंध किसी न किसी चीज से बताता है, ठीक ना, किसी वर्ब के साथ प्रयोग होता है और उसको मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो कह सकते हैं ना कि दिस इज द फील्ड। एग्जाम्पल देख लिया जाए कि दिस इज द फील्ड, दिस इज द फील्ड वेयर आई प्ले। चलिए इसको समझते हैं कि किस प्रकार से ये रिलेशन बता रहा है। तो यहाँ पर जो वेयर दिया है वो कैसे इसमें स्थापित कर रहा है। तो देखिए अभी हम क्या बताएं कि ये किसी न किसी वर्ब को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि दिस इज द फील्ड, यह वही खेत है, वही मैदान है, वेयर आई प्ले, जहां मैं क्या करता था, खेलता था, जहां मैं क्या करता था, खेलता था। यानी कि ये बात समझिए कि अगर आप छोटे होंगे तो अपने घर आसपास के जगह फील्ड होगा, खेलते होंगे वहां या घूमते होंगे, चाहे स्कूल होगा, ऐसे आप देख लिए कि हाँ मैं पढ़ता हूं, ठीक है। तो अगर आप कभी बड़े होकर वापस लौट के आते हैं, आपके साथ कोई रहता है, तो आप जरूर दिखाते हैं कि देखिए यही स्कूल था जिसमें मैं क्या करता था, पढ़ता था, ये फील्ड है जिसमें मैं खेलता था। तो देखिए कैसे रिलेशन बना ना मेरा उसके साथ। तो ये ऐसे शब्द ही हमारे क्या कहलाते हैं, रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और कमेंट में जरूर लिखिएगा जो भी आपको प्रॉब्लम है, मैं उसे सुलझाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।